साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित रहस्य और रोमांच से भरपूर एक जादुई कहानी चंद्रकांता संतति। और साथियों, आज हम पढ़ेंगे इसी कहानी की बुक नंबर 2 के 8वें भाग का 12वां बयान। तो आइए मज़ा लेते हैं इस रहस्यमयी तिलिस्मी जादुई कहानी का। आज से 8-10 दिन के पहले माया रानी कैसी परेशान और घबराई हुई थी कि जिसका कुछ हिसाब नहीं। वह जीते जी अपने को मुर्दा समझने लगी थी। राजा गोपाल सिंह के छूट जाने के डर, चिंता, बेचैनी और घबराहट ने चारों तरफ से उसे घेर लिया था। यहाँ तक कि राजा बीरेंद्र सिंह के पक्ष वालों और कमलनी का ध्यान भी उसके दिल से जाता रहा था, जिसके लिए सैकड़ों ऊटक नाटक उसे रचने पड़े थे। और ध्यान था केवल गोपाल सिंह का। कहीं ऐसा न हो कि गोपाल सिंह का असल भेद रियाया को मालूम हो जाए। इसी सोच ने उसे बेकार कर दिया था। मगर आज वह भूतनाथ की बदौलत अपने को हर तरह से बेफिक्र मानती है, आई हुई बला को टला समझती है और उसे विश्वास है कि अब कुछ दिन तक चैन से गुजरेगी। अब उसे केवल यही फिक्र रह गई कि कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के हाथ से तिलिस्म टूटने न पावे। और कमलनी को, जो यहाँ का बहुत कुछ हाल जानती है और उन दोनों कुमारों से मिली हुई है, किसी न किसी तरह गिरफ्तार करना या मार डालना चाहिए, जिसमें तिलिस्म तोड़ने में वह दोनों कुमारों को मदद न पहुंचा सके। वह समझती है कि इस समय केवल इस तिलिस्म की बदौलत ही हर एक पर मैं अपना रुआब जमा सकती हूँ और बड़े बड़े महाराजाओं के दिल में भी डर पैदा कर सकती हूँ। इतना ही नहीं, बल्कि जो चाहे कर सकती हूँ। और जब तिलिस्म ही नहीं रहेगा तो मैं एक मामूली जमींदार के बराबर भी न समझी जाऊंगी, इत्यादि। वास्तव में माया रानी का सोचना बहुत ठीक था, लेकिन फिर भी आज उसका दिमाग आसमान पर चढ़ा हुआ है। भूतनाथ जैसा अय्यार पाकर वह बहुत प्रसन्न है और उसे निश्चय है कि मैं जो चाहूँगी कर गुजरूंगी। हाँ, लाडली के चले जाने का उसे ज़रूर बहुत बड़ा रंज है। जिस समय अजायब घर की ताली लेकर भूतनाथ उससे विदा हुआ, उस समय रात बहुत कम बाकी थी और माया रानी रात भर की थकी और जागी हुई थी, इसलिए चारपाई पर जाते ही सो गई और पैर भर दिन चढ़े तक सोई रही। जब धनपति ने आकर जगाया तो उठी और मामूली कामों से छुट्टी पाकर हंसी दिल्लगी में उसके साथ समय बिताने लगी। दिन तो हंसी दिल्लगी में बीत गया, मगर रात को उसने आश्चर्यजनक घटना देखी, जिससे वह बहुत परेशान और दुखी हुई। आधी रात जा चुकी है। माया रानी अपने कमरे में, जो कीमती चीज़ों से भरा था, खूबसूरत जड़ाऊ पावों की मसेरी पर गाढ़ी नींद में सोई हुई है। कमरे के बाहर हाथ में नंगी तलवार लिए नौजवान और कमसिन लौंडियाँ पहरा दे रही है। जिस समय सोने के इरादे से पलंग पर जाकर माया रानी ने आंख बंद की, उस समय केवल एक बिल्लौरी हांडी के अंदर खुशबूदार तेल से भरे हुए बिल्लौरी गिलास में हल्की रोशनी हो रही थी और कमरे का दरवाज़ा भिड़काया हुआ था। मगर इस समय न जाने वह रोशनी क्यों गुल हो गई थी और कमरे के अंदर अंधकार हो रहा था। माया रानी, यद्यपि रानी, नौजवान और हर तरह से सुखिया थी, मगर उसकी नींद बहुत ही कच्ची थी। जरा खुटका पाते ही वह उठ बैठती थी। इस समय भी यद्यपि वह गहरी नींद में सोई थी, मगर शीशे के एक समाधान के टूटने और झन्नाटे की आवाज़ आने से चौंक कर उठ बैठी। कमरे में अंधकार देख वह चारपाई से नीचे उतरी और टटोलती हुई दरवाजे के पास पहुंची। मगर दरवाज़ा खोलना चाहा तो मालूम हुआ कि उसमें ताला लगा हुआ है। वह अद्भुत मामला देख वह बहुत घबराई और डर के मारे उसका कलेजा धक धक करने लगा। हैं, ऐसा क्यों हुआ? इस कमरे के अंदर कौन आया जिसने दरवाजे में ताला लगा दिया? क्या बाहर पहरा नहीं पड़ता? ज़रूर पड़ता होगा। फिर बिना इत्तला किए इस कमरे के अंदर आने का साहस किसको हुआ? अगर कोई आया है तो अवश्य ही इस कमरे के अंदर ही है, क्योंकि दरवाजे में अभी तक ताला बंद है। क्या ये काम धनपति का तो नहीं है? मगर इतना बड़ा हौसला वह नहीं कर सकती। ऐसे ऐसे सोच विचार ने माया रानी को घबरा दिया। वह यहाँ तक डरी कि मुँह से आवाज़ निकलना मुश्किल हो गया और वह अपनी लौंडियों को पुकार भी न सकी। अंत में वह लाचार होकर दरवाजे के पास ही बैठ गई और आंखों से आंसू की बूंदें टपकाने लगी। इतने ही में पैर की आहट जान पड़ी। मालूम हुआ कि कोई आदमी इस कमरे के अंदर टहल रहा है। अब माया रानी और भी डरी और दरवाजे से कुछ हटकर दीवार के पास चिपक गई। साफ मालूम होता था कि कोई आदमी पैर पटकता हुआ कमरे में घूम रहा है। माया रानी यद्यपि दीवार के साथ दुबकी हुई थी, मगर पैर पटक कर चलने वाला आदमी पल पल में उसके पास होता चला जाता था।
अंत में एक मजबूत हाथ ने माया रानी की कलाई पकड़ ली। माया रानी चिल्ला उठी और उसके साथ ही उस आदमी ने, जिसने कलाई पकड़ी थी, माया रानी के गाल पर जोर से एक तमाचा मारा, जिसकी तकलीफ वह बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश होकर जमीन की ओर झुक गई। उस आदमी ने अपने बगल से चोर लालटेन निकाली, जिसके आगे से ढक्कन हटाते ही कमरे में उजाला हो गया। इस समय यदि माया रानी होश में आ जाती तो भी उस आदमी को न पहचान सकती, क्योंकि वह अपने मुँह पर नकाब डाले हुए था। इस कमरे के चारों तरफ की दीवार आबनूस की लकड़ी से बनी हुई थी और उस पर उत्तम रीति से पॉलिश की हुई थी। पलंग के पायताने की तरफ दीवार में एक आदमी के घुसने लायक रास्ता हो गया था, अर्थात लकड़ी का तख्ता पल्ले की तरफ घूमकर बगल में हट गया था। उस आदमी ने बेहोश माया रानी को धीरे से उठाकर उसकी चारपाई पर डाल दिया। इसके बाद कमरे के दरवाजे में जो ताला लगा हुआ था खोलकर अपने पास रखा और फिर पायताने की तरफ जाकर उसी दरार की राह दीवार के अंदर घुस गया। उसके जाने के साथ ही लकड़ी का तख्ता भी बराबर हो गया। घंटे भर के बाद माया रानी होश में आई और आंख खोलकर देखने लगी, मगर अभी तक कमरे में अंधेरा ही था। हाथ से टटोलने और जांच करने से मालूम हो गया कि वह चारपाई पर पड़ी हुई है। डर के मारे देर तक चारपाई पर पड़ी रही। जब किसी के पैर की आहट न मालूम हुई तो जी कड़ा करके उठी और दरवाजे के पास आई। कुंडी खुली हुई थी। झट दरवाज़ा खोलकर कमरे के बाहर निकल आई। कई लौंडियों को नंगी तलवार लिए दरवाजे पर पहरा देते पाया। उसने लौंडियों से पूछा, कमरे के अंदर कौन गया था? इसके जवाब में उन्होंने ताज्जुब के साथ कहा, कोई नहीं। लौंडियों के कहने का विश्वास माया रानी को न हुआ। वह देर तक उन लोगों पर गुस्सा करती और बकती झकती रही। उसे शक हो गया कि इन लोगों ने मेरे साथ दगा की और कुल लौंडियाँ दुश्मनों से मिली हुई है, मगर कसूर साबित किए बिना उन सभी को सज़ा देना भी उसने उचित न जाना। डर के मारे माया रानी उस कमरे के अंदर न गई। बाहर ही एक आराम कुर्सी पर बैठकर उसने बची हुई रात बिताई। रात तो बीत गई, मगर सुबह की सफ़ेदी ने आसमान पर अपना दखल अभी नहीं जमाया था कि एक मालिन का हाथ पकड़े धनपति आ पहुंची और माया रानी को बाहर बैठे हुए देख ताज्जुब के साथ बोली, इस समय आप यहाँ क्यों बैठी है? माया घबराई हुई आवाज़ में, क्या कहूँ, आज ईश्वर ने ही मेरी जान बचाई, नहीं तो मरने में कुछ कसर बाकी न थी। धनपति ताज्जुब के साथ चौंक कर, सो क्या? माया, पहले ये तो कहो कि इस मालिन को कैदियों की तरह पकड़कर यहाँ लाने का क्या सबब है? धनपति, नहीं, मैं पहले आपका हाल सुन लूँगी तो कुछ कहूँगी। माया रानी ने धीरे धीरे अपना पूरा हाल विस्तार के साथ धनपति से कहा, जिसे सुनकर धनपति भी डरी और बोली, इन लौंडियों पर शक करना मुनासिब नहीं है। हाँ, जब इस कमबख्त मालिन का हाल आप सुनेंगी, जिसे मैं गिरफ्तार करके लाई हूँ, तो आपका जी अवश्य दुखेगा और इस पर शक करना, बल्कि ये निश्चय कर लेना अनुचित न होगा कि ये दुश्मनों से मिली हुई है। ये लौंडियाँ जिनके सुपुर्द पैरे का काम है और जिन पर आप शक करती है, बहुत ही नेक और ईमानदार है। मैं इन लोगों को अच्छी तरह आजमा चुकी हूँ। माया, खैर, मैं इस विषय में अच्छी तरह सोचकर और इन सभी को आजमा कर निश्चय करूँगी। तुम ये कहो कि इस मालिन ने क्या कसूर किया है? यह तो अपने काम में बहुत तेज़ और होशियार है। धनपति, हाँ, बाग की दुरुस्ती और गुलबूटों के संवारने का काम तो ये बहुत ही अच्छी तरह जानती है, मगर इसका दिल नुकीले और विषैले कांटों से भरा हुआ है। आज रात को नींद न आने और कई तरह की चिंता के कारण मैं चारपाई पर आराम न कर सकी और ये सोचकर बाहर निकली कि बाग में टहलकर दिल बहलाऊंगी। मैं चुपचाप बाग में टहलने लगी, मगर मेरा दिल तरह तरह के विचारों से खाली न था। यहाँ तक कि सिर नीचे किए टहलते हुए मैं हम्माम के पास जा पहुँची और वहाँ अंगूर की टट्टी में पत्तों की खड़खड़ाहट पाकर घबरा के रुक गई। थोड़ी ही देर में जब चुटकी बजाने की आवाज़ मेरे कान में पड़ी, तब तो मैं चौंकी और सोचने लगी कि बेशक यहाँ कुछ दाल में काला है। माया, उस समय तुम अंगूर की टट्टी से कितनी दूर और किस तरफ थी? धनपति, मैं टाटी के पूरब तरफ पास ही वाली चमेली की झाड़ी तक पहुँच चुकी थी, किंतु जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो रुक गई और जब चुटकी की आवाज़ कानों में पड़ी तो झट झाड़ी के अंदर छिप गई और अंगूर की टाटी की तरफ ध्यान देकर देखने लगी। यद्यपि रात अंधेरी थी, मगर मेरी आंखों ने चुटकी की आवाज़ के साथ ही दो आदमियों को टाटी के अंदर घुसते हुए देख लिया। माया, चुटकी बजाने की आवाज़ कहाँ से आई थी? धनपति,
अंगूर की टाटी के अंदर से। धनपति, मैं ज़मीन पर लेटकर धीरे धीरे टाटी की तरफ खिसकने लगी और उसके बहुत पास पहुंच गई। अंत में किसी की आवाज़ भी मेरे कान में पड़ी और मैं ध्यान देकर सुनने लगी। बातें धीरे धीरे हो रही थी, मगर मैं बहुत पास पहुंच जाने के कारण साफ साफ सुन सकती थी। सबसे पहले जिसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी वह यही कमबख्त मालिन थी। माया, हाँ अच्छा, इसने क्या कहा? धनपति, इसने केवल इतना कहा कि मैं बड़ी देर से तुम लोगों की राह देख रही हूँ। इसके जवाब में आए हुए दोनों आदमियों में से एक ने कहा, बेशक तूने अपना वादा पूरा किया, जिसका इनाम मैं इसी समय तुझे दूंगा, मगर आज किसी कारण से कमलनी यहाँ नहीं आ सकी। हम लोग केवल इतना ही कहने आए हैं कि कल आधी रात को आज ही की तरह फिर चोर दरवाज़ा खोल देना, तुझे आज से ज़्यादा इनाम दिया जाएगा। यह कमबख्त बहुत अच्छा कहकर चुप हो गई और फिर किसी के बातचीत की आवाज़ नहीं आई। थोड़ी देर में उन दोनों आदमियों को अंगूर की टाटी से निकलकर दक्षिण की तरफ जाते हुए मैंने देखा। उन्हीं के पीछे पीछे ये मालिन भी चली गई और मैं चुपचाप उसी जगह पड़ी रही। माया, तुमने गुल मचाकर उन दोनों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? धनपति, मैं ये सोचकर चुप हो रही कि यदि दोनों आदमी गिरफ्तार हो जाएंगे तो कल रात को इस बाग में कमलनी का आना नहीं होगा। माया, ठीक है, तुमने बहुत अच्छा सोचा। हाँ, तब क्या हुआ? धनपति, थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से उठी और पीछे की तरफ लौटकर बाग में होशियारी के साथ टहलने लगी। आधी घड़ी ने बीती थी कि यह मालिन लौटकर आपके डेरे की तरफ जाती हुई मिली। मैंने झट इसकी कलाई पकड़ ली और यह देखने के लिए दरवाजे की तरफ गई कि इसने दरवाज़ा बंद कर दिया या नहीं। वहाँ पहुंचकर मैंने दरवाज़ा बंद पाया। तब इस कमीनी को लिए हुए मैं आपके पास आई। माया, मालिन की तरफ देखकर, क्यों री, तुझ पर जो कुछ दोष लगाया गया है वह सच है या झूठ? मालिन ने माया रानी की बात का कुछ भी जवाब नहीं दिया। तब माया रानी ने पहरा देने वाली लौंडियों की तरफ देख के कहा, आज रात को तुम लोगों की मदद से अगर कमलनी गिरफ्तार हो गई तो ठीक है, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम लोग भी इस मालिन की तरह नमक हराम होकर दुश्मनों से मिली हुई हो। पहरा देने वाली लौंडियों ने महारानी को दंडवत किया और एक ने कुछ आगे बढ़कर और हाथ जोड़ करके कहा, बेशक आप हम लोगों को नेक और ईमानदार पावेंगी। धनपति की तरफ इशारा करके, आपकी बात से निश्चय होता है कि आज रात को कमलनी जी इस बाग में ज़रूर आएंगी। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग उन्हें गिरफ्तार किए बिना कदापि नहीं रहेंगे। माया रानी ने कहा, हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। मैं खुद भी इस काम में तुम लोगों का साथ दूंगी और आधी रात के समय अपने हाथ से चोर दरवाज़ा खोलकर उसे बाग के अंदर आने का मौका दूंगी। देखो, होशियार और ख़बरदार रहना, यह बात किसी के कान में न पड़ने पाए। तो साथियों, यहाँ पर ये 8वां भाग अब समाप्त होता है और बुक नंबर 2 भी यहाँ पर पूरी होती है। और साथियों, अब हम बुक नंबर 3 चालू करेंगे कुछ ही दिनों में। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।